हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री को स्टार्ट किए थे और हम चैप्टर 2 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे और चैप्टर 3 में भी 2-3 वीडियो डाल चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये चैप्टर 3 का सबसे लास्ट वीडियो होगा जो कि है दिल हुतरिया प्रश्न का वीडियो। और हम चैप्टर 3 देखें जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इस वीडियो में क्या देखेंगे, दिल हुतरिया प्रश्न का हल और फुल सॉल्यूशन देंगे पांचों प्रश्न का। ये जैसा देखिए यही पांचों प्रश्न है और यही पांचों प्रश्न को हम विस्तार से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और यदि आपने इससे पहले बार ऐसे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यहाँ देखते हैं पहला प्रश्न। देखो तो जो प्रश्न है उसका पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य था। कहता था कि हिंद चीन जो उपनिवेश स्थापित किया था उसका क्या उद्देश्य था, वह किस उद्देश्य को लेकर वहाँ पर उपनिवेश अपना स्थापित किया, अपना कब्जा किया। यहाँ लिखेंगे फ्रांस द्वारा हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का निम्नलिखित उद्देश्य था। फ्रांस जो हिंद चीन पर उपनिवेश स्थापित किया इसका क्या क्या उद्देश्य था। इसमें सबसे पहला उद्देश्य था कच्चा माल की आपूर्ति। कच्चा माल की आपूर्ति वियतनाम है। वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था, जैसे कि हमारा भारत है कृषि प्रधान देश, वैसे ही वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था जहाँ से उद्योगों के कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती थी आसानी से। कच्चे माल का उपयोग कर फ्रांस उद्योगों में वस्तु का निर्माण कहता था कि यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का क्या उद्देश्य। कहता था कि जो ये हिंद चीन है इस पर फ्रांस क्यों अपना अधिकार स्थापित किया, इससे कुछ तो लाभ होगा, वही लाभ को हमें बताना है, तभी तो वह इसी लालच में उपनिवेश स्थापित किया। इसमें सबसे पहला लाभ है कच्चा माल की आपूर्ति। वहाँ जो वियतनाम था, जो हिंद चीन के अंदर वियतनाम में कृषि प्रधान देश था और वहाँ से कच्चा माल उसके उद्योग के लिए, फ्रांस में बहुत उद्योग था और उसके उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए और जो कच्चा माल था वो यहाँ से प्राप्त हो जाता था वियतनाम से, इसीलिए वह यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किया इसी एक उद्देश्य से लेकर। अब देखते हैं अगला कारण। अगला क्या उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था आर्थिक कारण। दूसरा कौन सा उद्देश्य था, आर्थिक कारण। वियतनाम में रबर की खेती प्रचुर मात्रा में होती थी। वहाँ रबर की खेती प्रचुर मात्रा में होती थी। वहाँ खनिज का भी प्रचुर मात्रा में भंडार था। फ्रांस इस पर अधिकार कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता था। देखिए सबसे पहले वियतनाम में रबर की खेती होती थी, यह बहुत महंगा होता है और वहाँ खनिज का भी भंडार था, इसलिए फ्रांस चाहता था कि हम इस पर उपनिवेश स्थापित कर लेंगे और इन सब का शोषण कर हम अपने देश में मिला लेंगे और हम मजबूत बन जाएंगे। अब यहाँ तीसरा देखते हैं। तीसरा, असभ्यों को सब बनाने की नीति। जो असभ्य था उसको सब बनाने की नीति। फ्रांसीसी को लगता था कि वियतनाम अक्लमंद है, वियतनाम के जितनी भी उनका अक्लमंद उनके पास अकल ही नहीं है। फ्रांसीसी यूरोपीय सभ्यता का प्रचार प्रसार करने के लिए वियतनाम को जो फ्रांसीसी था वह सोचता था कि हम जो चाहेंगे नहीं। सबसे पहले फ्रांस क्या सोचता था, फ्रांस सोचता था कि हमारा जो संस्कृति है वह पूरे यूरोप में फैले, इसीलिए वह वियतनाम को उपनिवेश बनाया। और वहाँ पर हम जैसे कि पीछे वाले वीडियो में बताया था में कि वहाँ पर शिक्षा फ्रांस की भाषा में देने लगा। वहाँ पर लोगों का रहन सहन फ्रांसीसी करने लगा। वह पूरे यूरोप में फ्रांस का प्रसार करना चाहता था, इसलिए वह वहाँ पर उपनिवेश स्थापित किया। सबसे लास्ट है व्यापारिक सुरक्षा। फ्रांसीसी को हिंद चीन व्यापार के दृष्टिकोण से सुरक्षित लगा। वियतनाम में अनेकों देश के व्यापारी व्यापार करने आए। इसके बाद फ्रांसीसी वियतनाम की ओर ध्यान केंद्रित करना कहता था कि फ्रांसीसी जो था, फ्रांस को हिंद चीन व्यापार के नज़र से अच्छा लगा, वहाँ सुरक्षित लगा कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर तो बहुत देश आए लेकिन ये जो फ्रांस था ये वहाँ पर ठहरा, इसीलिए वहाँ पर उपनिवेश स्थापित कर लिया। और इन्हीं सभी कारणों से ये 4-5 कारण थे जिसके लिए यह उपनिवेश स्थापित किया। अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। हमें आशा है कि समझ में आ गया हो यह प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान प्रश्न था। आप इस वीडियो को लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न कहता है माली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव था। एक माली गांव की घटना हुई थी दक्षिणी वियतनाम में, वो घटना क्या था उसके बारे में और इसका क्या प्रभाव था। दक्षिणी वियतनाम में एक गांव माली गांव था जिसमें अमेरिका के सैनिक ने
गांव को चारों ओर से घेर कर पुरुषों को मार देगा। क्योंकि दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था, माइली गांव, और वहाँ पर अमेरिका के सभी सैनिक गांव को चारों ओर से घेर लिए और उसको घेर कर सभी पुरुष को मार दिए तथा महिलाओं और बालिकाओं का सामूहिक रूप से बलात्कार किया। 12 वर्ष की लड़की तथा जो 9-10 घंटे पहले बच्चा को जन्म दिया उन्हें भी मार दिया। कहा था कि 12 वर्ष की जो लड़की थी उन्हें भी मार दिया गया, और जो 12 घंटा पहले बच्चा को जन्म दी है उन्हें भी मार दिया जाता था। इन सभी घटनाओं का उजागर एक बूढ़ा व्यक्ति ने किया जो उसमें से बच गया। यही है माइली गाँव की घटना, बता दिए। अब इसका प्रभाव देखते हैं। ये अमेरिका का इतना दर्दनाक हादसा था, यह दक्षिणी वियतनाम में घटा था, वह इतना घिनौना हरकत किया था। अब लिखेंगे इसका प्रभाव निम्नलिखित है। अमेरिका का पूरे विश्व में आलोचना होने लगा। अमेरिका जो था उसका पूरे विश्व में आलोचना होने लगा। और यदि आपको बाहर से साउंड आ रहा है ठक ठक, उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा अथी कर लीजिएगा, मैनेज आगे से ध्यान देंगे। कहता है कि अमेरिका का पूरे विश्व में आलोचना होने लगा, वह इतना घिनौना हरकत करने उसकी आलोचना होने लगा, जिससे वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन ने 5 सूत्री योजना की घोषणा की। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो 5 सूत्री योजना की घोषणा की कि यहाँ पर 5 सूत्री योजना होना चाहिए, जिससे कि जैसा। और अगला क्वेश्चन भी हमारा यही है कि 5 सूत्री योजना क्या थी, इसी के बारे में बताना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ही देखें तो ये 5 सूत्री योजना क्या था। राष्ट्रपति निक्सन ने हिंद चीन में शांति वार्ता में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव रहा। यहाँ पर देखेंगे 5 सूत्री योजना रहा। ये 5 सूत्री योजना क्या था इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अमेरिका राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति संबंध में 5 सूत्री योजना लाया जो निम्नलिखित है। उसमें 5 सूत्र में क्या क्या था देखते हैं। यहाँ पर पहला था हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर दे और अपने स्थान पर युद्ध बनकर अपने स्थान पर आए। दूसरा, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक है, मतलब युद्ध जब विराम हुआ तो उसकी देखरेख कौन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक। अब तीसरा देखते हैं, इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करा। इस युद्ध विराम दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। अगर युद्ध विराम होगा तो समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा, जो संघर्ष होता था वो उसका अंत होगा। ठीक है, यही था 5 सूत्री योजना ये। और इसके बाद जो निक्सन थे वो 8 सूत्री योजना भी लाए, लेकिन ये आपके बुक में नहीं दिया गया इसलिए हम और नहीं बताए थे। और इसमें क्या कहेंगे, इसका प्रभाव पूछता है। इसके बाद अमेरिका युद्ध बंद कर दिया, लेकिन वियतनाम ने इसका बदला लेने का सोचा, क्योंकि इसके साथ इतना घिनौना हरकत किया गया था। देखे कि आप हमारे और सारे बहुत कुछ किए गए थे जिसके बारे में पीछे बताए थे, और इसीलिए वो वियतनाम चाहता कि हम बदला लेंगे तो लेंगे। ठीक, चौथा प्रश्न देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न तक खत्म हो गया और ये बिल्कुल आसान प्रश्न है। अंक इतना चाहते कि सबको समझा देंगे कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि वो भी इसका लाभ उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि बताए आपको होने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब देखते चौथा नंबर प्रश्न भी आसान है। फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों के समीक्षा कहता था कि जो पहले देखिए हिंद चीन पर फ्रांस शोषण करता था, लेकिन उसके साथ साथ जो अच्छा काम किया उसका हमें समीक्षा देना है, उसका हमें वर्णन करना है। लिखेंगे फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ बहुत सारे सकारात्मक कार्य को भी किए गए। फ्रांसीसी जब शोषण करे तो उसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे काम किए गए सकारात्मक पॉजिटिव काम किए गए थे। इसमें पहला था फ्रांस ने सर्वप्रथम में व्यापारिक नगर एवं बंदर का विकास किया। कहता है कि हिंद चीन में जहाँ जहाँ था व्यापारिक नगर, व्यापार के दृष्टिकोण से नगर एवं बंदरगाह था, बंदरगाह जहाँ जहाज लगता है पौने वाला जहाज, उसको बंदरगाह, और इसका विकास किया जिससे कि हिंद चीन का वृद्धि। दूसरा है कृषि की उत्पादकता में वृद्धि। वियतनाम में जो वहाँ पर हिंद चीन था उसमें कृषि में उत्पादकता का वृद्धि किया। और कृषि की उत्पादकता में कैसे वृद्धि होगा, अगर कृषि कैसे उत्पन्न होता है, अगर उसके साधन में वृद्धि कर दिया जाए तो कृषि की उत्पादकता में अपने आप वृद्धि हो जाएगा। फ्रांसीसी ने सिंचाई एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ाया। इन्हीं के फलस्वरूप 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बना। चावल निर्यातक। और एक बगल में नदी थी शायद, तो उसी से सिंचाई किया जाता था। और यह देखें कि फ्रांस ने सिंचाई एवं जल निकासी का व्यवस्था किया और बहुत सा सुविधा दी। इसी कारण 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बना। तीसरा क्या है, संरचनात्मक विकास। फ्रांसीसी उत्तरी से दक्षिणी हिंद चीन तक संरचना कोई भी
कोई भी घर का संरचना ढांचा जिसे कहते हैं उसका विकास जोड़ों पर किया, जोड़ों से किया तथा नेटवर्क, रेलवे लाइन आदि का जाल बिछाया जिससे कि जिनका विकास हो, क्योंकि ये सभी आधारभूत संरचना है, इसी से देश चलता है। नेटवर्क, रेलवे लाइन और भी बहुत कुछ है, इसी का विकास किया तो हिंद चीन का विकास ही होगा। शिक्षा में बदलाव, शिक्षा में बदलाव। अब सभी को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा मिलने लगे थे। आम लोगों की शिक्षा में इससे कोसों दूर रख दिया जाता था तथा अंतिम वर्ष में बच्चों को फेल कर दिया। कहा जाता था कि जो आम लोग हैं, जो आम लोग मतलब जो सीधे सीधा जो गरीब लोग से गुजरते उनको शिक्षा से दूर रखा, कोसों दूर नहीं बहुत दूर रखा जाता था। उन्हें शिक्षा का नामो निशान नहीं सुने था और जो गरीब बच्चे पढ़ भी उन्हें फेल कर दिया जाता था अंतिम वर्ष में जाकर। और ये उसका अच्छा काम नहीं था, लेकिन ऊपर जो ये तीनों काम है ये अच्छा काम किया था। और आप देखें कि फ्रांस जितना शोषण किया उससे मतलब उसका मतलब बढ़ावा दिया है हिंद चीन को, उसके साथ पॉजिटिव काम किया, लेकिन उतना भी नहीं किया जितना करना चाहिए और उसका बहुत खरा शोषण किया जिसके विरोध हुआ था। अब हम देखते हैं पांचवां प्रश्न जो सबसे लास्ट प्रश्न है। ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? जब वहाँ फ्रांस शोषण कर रहा था तो उसको देखिए राष्ट्रवाद कब पनपता है? जब लोगों पर अत्याचार होता है और कोई उस पर शासन करता है, उसी को हटाने के लिए राष्ट्रवाद का विकास होता है। देखेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद भावनाओं के कारण फ्रांसीसी को शुरू से ही समय समय पर विद्रोह का सामना करना पड़ा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह और भी अधिक हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ और इसी बीच फान बोइचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखकर लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना को उभरने का प्रयास किया। कहना था कि यहाँ पर देखिए, कहता था कि यहाँ पर सबसे देखिए यहाँ कहता कि 20वीं शताब्दी यानी 1900 से लेकर 1999 तक ये समझ लीजिए। 20वीं शताब्दी में तो उससे एक पहले ले लीजिए, 20 है उसको 19 कर लीजिए और 1900 से 1999 तक चल जाइए। ये हो गया 20वीं शताब्दी, ठीक। ताकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह और भी बढ़ गया, ये जो लास्ट बात की भावना थी यह और भी बढ़ गया। इसी बीच जो फान बोइचाओ थे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा था? फान बोइचाओ ने लिखकर लोगों के बीच और राष्ट्रवाद भावना को बढ़ा दिया। ताकि हिंद चीन के लोगों का फायदा उठाते हुए हो ची मिन्ह ने 1930 में वियतनाम के बिखरे हुए राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी और ये इसके बारे में विस्तार से बताएं किसमें सतलघुत्र प्रश्न था कि हिंद चीन नहीं हो ची मिन्ह के बारे में लिखे। उसमें विस्तार से बताए थे कि जो हो ची मिन्ह थे ये एक वियतनामी छात्र थे। इन्होंने 1930 में वियतनाम में बहुत सारे राष्ट्रवादी जो गुट थे वो बिखरे हुए थे, उनको एक करके वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और ये भी अच्छा काम किए थे। यहाँ देखें कि इसी कारण से वहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इनके फान बोइचाओ जो ये पुस्तक लिखे थे और हो ची मिन्ह भी बहुत सारे काम किए थे जिसमें एक राष्ट्रवादी गुट का गठन किया और उसके बाद बहुत सारे लोगों में राष्ट्रवाद पनपा और वहाँ पर जो फ्रांसीसी थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। आखिर में वो भी स्वतंत्र हो गए, जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और यहाँ पर हम 5वें प्रश्न को देख ले लिए, 1 से 5 तक प्रश्न। और यहाँ आपका चैप्टर 3 खत्म होता, चैप्टर 3 तक खत्म होता। 1 2 3 खत्म कर दिए। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद में साम्यवाद और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद आएगा चैप्टर, उसका भी वीडियो बहुत जल्द आएगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। और यदि आपने इससे पहले वाले सारे वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आपने और भी सब्जेक्ट को देखना है तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।